हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। योगी ने ट्वीट में लिखा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। योगी सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पर पीड़िता के परिवार ने असहमति जताई। पीड़िता के परिवार ने कहा कि उन्हें सीबीआई की जांच नहीं चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से अपील की है कि उन्हें सीबीआई जांच के बदले न्यायिक जांच चाहिए। परिवार ने मांग की है कि उन्हें न्यायिक जांच में भरोसा है और इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरा कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अदालत से संज्ञान लेने की अपील की गई है। हाथरस की पीड़िता के परिवार के घर हाई वोल्टेज सियासी एक्शन। पीड़िता के परिवार से मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लड़की की मां, भाई और पिता से राहुल प्रियंका ने बंद कमरे में की मुलाकात। मिलने के बाद राहुल प्रियंका ने मीडिया से बात की। राहुल ने कहा, परिवार डीएम को हटाए जाने की मांग कर रहा है और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार की है। प्रियंका ने बाहर आकर कहा कि अन्याय के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी और जहां जहां अन्याय होगा वहां वहां वो जंग लड़ेंगी। राहुल प्रियंका की पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद एसआईटी के अधिकारी सीधे लड़की के घर पहुंचे। एसआईटी अधिकारियों ने बताया कि अभी पिता का बयान दर्ज करना बाकी था, इसीलिए वो फिर से आए हैं। हालांकि पिता ने स्वास्थ्य वजहों से बयान देने से मना कर दिया। एसआईटी के अधिकारी आज फिर पीड़ित परिवार के घर लड़की के पिता का बयान दर्ज करने आएंगे। राहुल प्रियंका के हाथरस पहुंचने से पहले जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर राहुल और प्रियंका के काफिले को काफी देर तक रोका गया। यूपी पुलिस ने लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग की थी। राहुल प्रियंका के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। हंगामा ज्यादा हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बाद में राहुल और प्रियंका समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की इजाजत मिली। हाथरस कांड पर आज भी सियासत जारी रहने के पूरे आसार हैं। समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के गांव जाकर परिवार से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव समेत दूसरे वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हाथरस कांड पर विपक्षी दलों ने देश भर में योगी सरकार और बीजेपी पर हमला बोल दिया है। शिवसेना खास तौर पर आक्रामक हो गई है। औरंगाबाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शिवसेना का कहना है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। संजय राउत ने ट्वीट करके पूछा कि क्या यूपी पुलिस में कोई महिला कर्मी नहीं है। हाथरस कांड के खिलाफ बिहार में भी विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। हाथरस की घटना के खिलाफ आंखों पर पट्टी और हाथों में बेड़ियां पहनकर घर में धरने पर बैठे पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष ने देश की बेटियों से हो रही बलात्कार की घटना के खिलाफ जंजीर और काला कपड़ा पहनकर और आंखों पर पट्टी बांधकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। पप्पू यादव ने कहा कि इस देश में लोकतंत्र की चारों व्यवस्थाएं डरी हुई हैं और मेरी मांग है कि हर एक परिस्थिति में उच्च न्यायालय की निगरानी में हाथरस कांड की जाँच हो। पूरे वर्ष हिमाचल से लद्दाख अटल यात्रा करने की सहूलियत देने वाली दुनिया की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि शनिवार को कर दिया। पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस अटल टनल की आधारशिला वर्ष 2002 में रखी गई थी और ये अब करीब 18 वर्षों में बनकर तैयार हुई है। अभी रोहतांग पास के जरिए मनाली से लेह जाने में 474 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी। बर्फबारी के समय लाहौल स्पीति घाटी साल के 6 महीने तक देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी, लेकिन अब करीब 9 किलोमीटर लंबी इस टनल के तैयार होने से लेह से मनाली अब महज 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। टनल के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का दशकों पुराना इंतजार भी खत्म हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब कुछ संभव हुआ है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों, इंजीनियरों और मजदूर भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों और युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी।
अटल टनल से मनाली और कोलांग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3 से 4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। वहीं अटल टनल के उद्घाटन के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी के दिल के करीब था। आपको बता दें कि यह टनल हिमालय के पीर पंजाल रेंज में 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है, जिस पर करीब 3200 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस टनल में वाहनों के लिए 80 किलोमीटर की रफ्तार तय की गई है। इसके अंदर एक बार में 3000 कारें या 1500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई है। हर 60 मीटर की दूरी पर अग्निशमन यंत्र रखे गए हैं और 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए हर 1-1 किलोमीटर पर मशीन लगी हुई है। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बात अगर सिर्फ 24 घंटे की हो तो 24 घंटे में कोरोना के करीब 80,000 संक्रमित मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 1069 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बात अगर अब तक के कुल संक्रमण की हो तो देश में 64,73,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम तो हुई है, मगर हालात अभी भी ठीक नहीं है। सिर्फ 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2258 मरीज मिले। वहीं सिर्फ 24 घंटे में राजधानी में संक्रमण से करीब 34 लोगों ने जान गंवा दी। अगर दिल्ली में अब तक कुल संक्रमितों की बात की जाए तो अब तक दिल्ली में 2,87,000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में 3,440 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी अपने कोटे से वीआईपी पार्टी को सीट देगी। महागठबंधन के नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की जानकारी दी। इस महागठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि कुछ वैचारिक मतभेद होते हुए भी एक मजबूत गठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियां साथ आई हैं। 2015 में महागठबंधन को जनता ने भरपूर समर्थन दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बहुमत का अपहरण कर लिया गया। नीतीश कुमार ने धोखा देकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार की जनता मौका देगी तो मैं उनके मान सम्मान की रक्षा करूंगा। हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि बता दें कि मेरा डीएनए भी शुद्ध है। बिहार की आज की सरकार ठहरा हुआ गंदा पानी है। हम लोग बहती हुई नदी का साफ और शुद्ध जल हैं। तेजस्वी ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि महागठबंधन के दलों ने मेरे नेतृत्व पर विश्वास किया है। तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जमकर हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग नारेबाजी करते हुए देखे गए। बताया जा रहा है कि ये वीआईपी दल के कार्यकर्ता हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने जैसे ही सीटों की घोषणा की, वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उठकर चले गए। तेजस्वी ने मुकेश साहनी की पार्टी को अलग से कोई सीट देने की घोषणा नहीं की, बल्कि ये कहा कि वीआईपी और जेएमएम आरजेडी के कोटे वाली 144 सीटों पर ही हिस्सेदारी करेगी। ये फैसला मुकेश साहनी को नागवार गुजरा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। उनके ऐसा करते ही वीआईपी के समर्थक और कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हंगामा करने लगे। महागठबंधन ने तो अपनी सीटों का ऐलान कर दिया, मगर एनडीए का पेच अभी भी फंसा हुआ है। संभव है पटना में ही एनडीए की सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान होगा। सीटों को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की मुलाकात जेडीयू अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार से हो सकती है, लेकिन खबर है कि एलजेपी सीटों को लेकर नाराज है, क्योंकि खबर है कि एनडीए के तहत एलजेपी को जितनी सीटों का ऑफर मिल रहा है उस पर वो सहमत नहीं है। यही कारण है कि जल्द ही एलजेपी सीटों को लेकर अपना फैसला सुना सकती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में हल्ला बोला। उन्होंने बिरला तारामंडल से मार्च शुरू किया और करीब 2 किलोमीटर दूर गांधी प्रतिमा के पास मार्च खत्म किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला।
उन्होंने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी कोविड-19 से भयानक महामारी है जो सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों को प्रताड़ित करती है। कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब में ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं। इस रैली में हजारों की संख्या में किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली में 5000 ट्रैक्टर शामिल होंगे। रैली में कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और सभी दिग्गजों को मौजूद रहने को कहा गया है। मोगा से शुरू होने वाली ये रैली हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाकर समाप्त होगी। रैली को लेकर पंजाब का पूरा प्रशासन मैदान में उतर चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए हैं। पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश भर में 10,000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। सीतामढ़ी में चोरी के आरोपों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। यहां लोगों ने एक शख्स को बिजली के पोल में बांधकर जमकर पीटा। दरअसल आरोप है कि सोनबरसा थाना क्षेत्र में एक शख्स चोरी के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद गांव वालों ने उसे बांधकर जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है कि इसके पहले उसने कहां-कहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने बड़े पैमाने पर नशे के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर और हेरोइन के साथ बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों को पकड़ा है। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नशे का सेवन करने वाले और नशे का व्यापार करने वाले पेडलर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स पेडलर ब्राउन शुगर का ऑर्डर फोन पर लेते थे और ड्रग्स की होम डिलीवरी करते थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश किया है। दरअसल 30 सितंबर को यहां एक महिला का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला था। पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो मालूम चला कि जिस महिला का शव मिला है उसकी हत्या उसी के दामाद ने की है। दामाद इस बात से नाराज था कि उसकी सास उसकी पत्नी को ससुराल नहीं भेज रही थी। दामाद ने अपनी सास की गला दबाकर पहले हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटकाकर उसे फांसी का रूप दे दिया, लेकिन आरोपी पकड़ा गया। बीए में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप के आरोपी फरार चल रहे बीजेपी नेता डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी को आखिरकार कर्नलगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बख्शी बांध के पास से गैंगरेप के आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी नेता से पूछताछ करने के साथ ही उसे जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ पुलिस जल्द ही विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी, ताकि साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस मामले में एक आरोपी अनिल द्विवेदी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आईपीएल 2020 में कल सुपर सैटरडे में 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 154 रन बनाए, जिसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 19.1 ओवर में 2 विकेट खोकर 158 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। बैंगलोर की ये लगातार दूसरी जीत है। वहीं राजस्थान को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद बैंगलोर की टीम 4 मैचों में 6 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। राजस्थान 6ठे नंबर पर खिसक गई है। बैंगलोर के लिए कप्तान कोहली ने फॉर्म में लौटते हुए सर्वाधिक नाबाद 72 रनों की पारी खेली। उन्होंने 53 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के लगाए। देवत पडिक्कल ने 45 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्का लगाया। आईपीएल 2020 के दूसरे बेहद रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के विशाल लक्ष्य 229 रनों का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 210 रन ही बना सकी। दिल्ली की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 38 गेंदों में 88 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने भी 41 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 66 रनों की शानदार पारी खेली। केकेआर की ओर से इयोन मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी ने 7वें विकेट के लिए 78 रन जोड़कर टीम को मैच में बनाए रखा, लेकिन 19वें ओवर में मॉर्गन और फिर अगले ओवर में त्रिपाठी के आउट होने के बाद केकेआर की हार तय हो गई। मॉर्गन ने 18 गेंद में 5 छक्कों और 1 चौके की मदद से 44 रन बनाए। आईपीएल 2020 में आज सुपर संडे में 2 मुकाबले खेले जाएंगे।
पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद होगी। इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वो पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। वहीं दूसरे मुकाबले में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने किंग्स 11 पंजाब की टीम होगी। दोनों ही टीम अपने आखिरी 3 मुकाबले हार चुकी है। अब ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला काफी अहम होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद व्हाइट हाउस में दिखी बड़ी लापरवाही। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने नहीं पहन रखे थे मास्क। मीडिया ने पूछा, कहां हैं आप लोगों के मास्क? अमेरिकी राष्ट्रपति को कोरोना से निजात दिलाने के लिए जुटे अमेरिका के टॉप फिजिशियन डॉक्टर काफी शोध और अध्ययन के बाद ही दी जा रही है एंटीबॉडी दवाएं। रिजेरॉन फार्मास्यूटिकल्स बना रही है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्पेशल एंटीबॉडी दवाएं। अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के सीनेटर माइक ली की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। माइक ली 10 दिनों के लिए किए गए आइसोलेट। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की नई जज एमी कोने बैरेट के नॉमिनेशन में डिजिटली होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।